हेलो। टेक्निकल महासागर के 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास है अपनी चौथी, जिसमें सफलता की राह के साथ आ जाते हैं अपन मोटिवेशनल क्यूज पर। मोटिवेशनल क्यूज है आज की अपनी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, इस प्रकार की मोटिवेशनल क्यूज आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपकी कमेंट को अच्छा से लाइक मिल गए तो मैं आपकी कमेंट को सबसे पहले यहाँ पर पढ़ूंगा। ठीक है, तो अच्छी सी मोटिवेशनल क्यूज आप ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, करते हैं क्वेश्चंस आज के शुरू। उससे पहले जो आपको मैंने कल दिया था जो क्वेश्चंस आपको कमेंट में करने के लिए, उसको आज मैं उसका आंसर बता देता हूँ। 61 नंबर का भाई क्वेश्चंस था जो कि मैंने आपके लिए दिया था होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना था। तो वह क्वेश्चन है, मकानों में अर्थ तार कितना होना चाहिए। यानी कि जो मकानों में अर्थ तार देते हैं अपन, वह कितने मान का होना चाहिए, कितना गेज का वह होना चाहिए। ऑप्शन थे उसके, जो ऑप्शन है 15 गेज, 12 गेज, 14 गेज और 16 गेज। दोस्तों, SWG है ना, इसका पूरा नाम आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है अर्थ वायर कितने गेज का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 14 गेज का। यानी कि SWG का होना चाहिए, 14 स्टैंडर्ड वायर गेज का होना चाहिए। यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका 62वें नंबर का, जो कि आज का नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ का पूरा नाम आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल की दिशा को किससे दर्शाते हैं। यानी कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का जो नियम होता है, फ्लेमिंग ने नियम दिया था, एक तो दाएं हाथ एक बाएं हाथ। ठीक है, जैसे कि आपका डीसी जनरेटर होता है, वो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न की जो दिशा होती है वह दाएं हाथ के द्वारा अपन दिखाते हैं। ठीक है, और मोटर की जो घुमाव दिशा है तो वह बाएं हाथ से अपन दर्शाते हैं। तो उसी के साथ उसी के अनुसार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को किससे दर्शाते हैं। यानी कि हाथ से तो दर्शाते हैं ईएमएफ की दिशा दाएं हाथ से, लेकिन उसमें जो 3 प्रकार होते हैं, एक तो अंगूठा, एक मध्य उंगली और एक तर्जनी, तो इनमें से कौन सी दर्शाती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा क्या पहली उंगली, अंगूठा, बीच की उंगली या लेंज का सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आएगा, वह आएगा बीच की उंगली। जो मध्य की उंगली होती है वह दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, यह जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी कि यह क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइप नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लगता है टाइपिंग करने में, तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन कौन से इसमें आया था, लेकिन इनको आप हल्के में ना लें। ठीक है, विश्वास रखें, ये क्वेश्चंस कंप्लीटली एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन से अपना श्रेणी परिपथ में धारा प्रवाह हो जाता है। श्रेणी परिपथ में दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपका लेवल सिंपल से जो है ना कठिन की ओर में लेके जा रहा हूँ। यानी कि अपन कठिन क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले अपन सिंपल जो क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस लेवल से उन क्वेश्चनों को अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो कठिन क्वेश्चंस है उनको करने में अपन को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस जैसे कि यही क्वेश्चंस है ना दोस्तों, यही क्वेश्चंस मैंने पेपर से ही उठाए हैं, अलग से नहीं उठाए, पेपर से ही उठाए हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको भी हल्के में ना लें क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, क्या पूछे जाते हैं। श्रेणी परिपथ में धारा प्रवाह हो जाता है। श्रेणी परिपथ जो होता है उसमें धारा प्रवाह क्या होगा। देखिए, यहाँ पर पूछा बहुत ही सिंपल सा है कि श्रेणी परिपथ में धारा प्रवाह हो जाता है, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर आधार, शून्य, अधिकतम या दोगुना। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ना वेरी सिंपल सा आंसर है अधिकतम। यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। धारा प्रवाह जो होता है वह क्या होगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है
दोस्तों इसमें जो है ना ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि डीसी जनित्र के लिए पूछा गया है। डीसी जनित्र कौन सा होता है, तो सीरीज जनित्र होता है। सीरीज जनित्र में क्या होता है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो डीसी जनरेटर है ना, जो आर्मेचर करंट निकालेगा तो वह करंट सारा कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा। तो जितना आर्मेचर करंट निकालता है उतना ही फील्ड में जाता है। तो क्या होगा कि करंट का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 64वां क्वेश्चन। विद्युत मापक यंत्रों में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। विद्युत मापक यंत्र जो होते हैं उनमें ऊर्जा परिवर्तित किस में होती है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, यहाँ तापीय ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में होगा। दोस्तों यहाँ पर सिस्टम क्या हो रहा है कि जो आपके मापक यंत्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एम्पियर मीटर ही है आपका, एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर में अपन क्या देते हैं, वायर जो जोड़ते हैं अपन, यानी कि विद्युत सप्लाई देते हैं सीरीज में। एम्पियर मीटर है तो सीरीज में जोड़ते हैं, उसी के अनुसार अपन वोल्ट मीटर जो होता है अपना, उसको अपन पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन उसमें उसको सप्लाई से तो जोड़ रहे हैं ना अपन, तभी तो अपन उसका माप ज्ञात कर सक रहे हैं। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर को श्रेणी में जोड़ रहे हैं और वोल्ट मीटर को अपन समांतर में जोड़ रहे हैं, लेकिन विद्युत से सप्लाई में जोड़ रहे हैं। तो अपन क्या दे रहे हैं, इसमें विद्युत दे रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ उसमें होते हैं जो सुई होती है ना, कांटा जिसको अपन सुई बोलते हैं, वह ऊपर की ओर उड़ती है। तो वह क्या क्रिया, किस प्रकार की क्रिया कर रही है, तो ऊपर नीचे, यानी कि जो सुई है ना वो अपने मान तक जा रही है। तो वह एक यांत्रिक प्रोग्राम हो गया। कौन सा सिस्टम हो गया, वो एक यांत्रिक हो गया। उससे अपन को और कुछ भी नहीं मिल रहा, बस वो जो सुई है ना वो ऊपर नीचे की ओर हो रही है, यानी कि उसी को अपन यांत्रिक क्रिया कहेंगे। तो क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ यह जो विद्युत ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा भी परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो मोटर्स होती हैं, जो मोटर्स होती है ना, उनमें भी क्या करते हैं अपन, उनमें भी अपन विद्युत सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं, और जो शाफ्ट के द्वारा अपनी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो मोटर्स के बारे में भी अगर आपसे पूछ ले, विद्युत मापक यंत्रों की जगह अगर मोटर दे दे, मोटर के बारे में कि मोटर में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो किस में होती है, यांत्रिक ऊर्जा में होती है। इसी के साथ आपसे डीसी जनित्र के बारे में पूछ ले, तो डीसी जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वह है अब आते हैं अपन 65 नंबर के क्वेश्चंस पर, जो कि है डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर सामान्यतः किससे बनी होती है। यहाँ पर डीसी जनित्र की आर्मेचर की कोर के बारे में पूछा गया है। आर्मेचर की कोर जो होती है ना दोस्तों, यानी कि जो पतली पतली प्लेट्स होती हैं उनको इंसुलेटेड कर और चिपका कर एक आर्मेचर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यह किसकी बनी होती है। सिलिकॉन, इस्पात, तांबा, अलोह पदार्थ या ढलवा लोहा। तो दोस्तों ये होती है सिलिकॉन इस्पात की। इस्पात यानी कि होता है स्टील, ठीक है। स्टील जो होता है ना, स्टील में 3 से 4% के लगभग क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन अधिक नहीं होता, 3 से 4% के लगभग होता है, ठीक है। उसकी मात्रा मिलाई जाती है इस्पात में, यानी कि स्टील में। उसको उस घोल से फिर क्या बनाई जाती है, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां बनाई जाती है। पत्ते की मोटाई क्या रहती है, तो 0.1 से 0.5 mm के लगभग होती हैं, ठीक है। 0.1 से 0.5 के लगभग मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। उनको चिपकाकर इंसुलेटेड कर वार्निश के द्वारा और आर्मेचर बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह है अपना 66 नंबर क्वेश्चन। 3 फेज से 2 फेज में एवं 2 फेज से 3 फेज प्रणाली में परिवर्तित के लिए उचित ट्रांसफार्मर संयोजक। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन आया है कि 3 फेज से 2 फेज, ठीक है, 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज से 3 फेज प्रणाली में परिवर्तित के लिए उचित ट्रांसफार्मर संयोजक, यानी कि आपको 3 फेज को किस में कन्वर्ट करना है, 2 फेज में कन्वर्ट करना है, फिर 2 फेज को किस में कन्वर्ट करना है, 3 फेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो परिवर्तन के लिए उचित ट्रांसफार्मर संयोजन कौन सा होगा। तो क्या स्टार डेल्टा संयोजन सही रहेगा, स्टार स्टार संयोजन सही रहेगा, या डेल्टा स्टार संयोजन
सही रहेगा या स्कॉट कनेक्शन सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा ना वह सिंपल सा क्वेश्चन आंसर रहेगा स्कॉट। ठीक है, स्कॉट यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि सिंगल फेज मोटर गर्म हो जाती है तो संभव कारण होगा। यहाँ पर पूछा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपके घर में कोई मोटर हो पानी वाली, तो अगर उसमें वह गर्म हो रही है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म होने का कारण पूछा गया है कि मोटर गर्म क्यों हो रही है। तो ओवरलोडिंग, अगर आप अधिक लोड डालेंगे मोटर पर तो मोटर क्या होगी, गर्म होगी, स्वाभाविक है। अगला जो ऑप्शन है वह है घिसे हुए बेरिंग, अगर बेरिंग घिस जाते हैं तो वहाँ पर घर्षण क्या होगा, अधिक होगा, मोटर जाम चलेगी। जाम यानी कि जाम चलने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने पर कुंडली गर्म होगी, कुंडलियाँ गर्म होगी तो मोटर क्या होगी, गर्म होगी, हीटिंग करेगी। शुष्क बेरिंग यानी कि बेरिंग में ऑयलिंग ग्रीस नहीं किया गया हो काफ़ी समय से तो मोटर क्या होगी, जाम चलेगी, उसी कारण से मोटर क्या होगी, गर्म होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। प्रत्यावर्तक यानी कि क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है तो क्या रोटर, स्टेटर, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि डीसी जनरेटर होता है ना, यानी कि अपन जनित्र कह सकते हैं, डीसी जनित्र जो होता है, तो डीसी जनित्र में जो आर्मेचर होता है वह रोटर होता है। ठीक है, डीसी जनित्र में रोटर कौन, आर्मेचर कौन होता है, तो रोटर होता है। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया है, तो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर होता है वह कौन होता है, तो इसमें जो आर्मेचर होता है वह होता है स्टेटर, यानी कि जो स्थिर भाग होता है, जो स्थिर भाग होता है, जो बॉडी पर पोल बने होते हैं ना, उसको कहेंगे इसमें स्टेटर, स्टेटर को आर्मेचर कहेंगे। ठीक है, और जो रोटर होता है उसको क्या कहेंगे, अपन स्टेटर कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोयले में राख की मात्रा लगभग, यानी कि भारतीय कोयला जो है ना, अपने देश का जो कोयला है उसमें राख की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन 20%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉडरेटर हेतु उपयुक्त पदार्थ, मॉडरेटर हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर है भारी जल, भारी जल आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रिले है। ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रील कौन सी है, तो बुखोल्ज रील, डिस्टेंस रील, डायरेक्शनल रिले या थर्मल रिले। तो दोस्तों यहाँ पर से जो आपका कंप्लीटली आंसर रहेगा वह रहेगा ए ऑप्शन, बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। 72 नंबर क्वेश्चन है जो कि फ्यूज के अभिलाक्षणिक है। फ्यूज के अभिलाक्षणिक यानी कि फ्यूज की विशेषता के अनुरूप क्या है, तो कम गलनांक, उच्च चालकता, ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त, उपरोक्त सभी। यानी कि जो फ्यूज होता है ना, उसमें जो अपन वायर लगाते हैं वह वायर के गुण क्या होने चाहिए, तो क्या कम गलनांक होना चाहिए, उच्च चालकता होनी चाहिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि कम गलनांक रहेगा तो वायर क्या रहेगा कि देरी से गलेगा, और उच्च चालकता होगी तो करंट का लॉस कम करेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण के प्रभाव से क्या होगा, वह मुक्त होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, एमसीबी का अर्थ है, यहाँ पर एमसीबी का आपसे पूरा नाम पूछा गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। स्क्राइबर होता क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्क्राइबर एक ऐसा होता है जो पेंसिल जो होती है ना उसकी तरह काम करता है, यानी कि कहीं पर भी निशान लगाने हो चादर वाली सीट पर, या लोहे वाली कोई भी लोहे वाला कोई भी यह हो वस्तु, जॉब हो, है ना, जॉब कह सकते हैं अपन, वस्तु हो या लोहे की कोई भी चादर हो, तो उस पर अगर निशान लगाने हैं, ठीक है, निशान लगाना है तो स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। यह नुकीला औजार होता है, जिससे क्या है कि अपन पेंसिल की भांति इसको चलाएंगे तो वहाँ पर रेशे के अनुसार चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यह उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है,
रद्दे की ब्लेड की धार को तेज करने के लिए प्रयुक्त औजार है। एमरी क्लॉथ, ग्राइंडर, ऑयल स्टोन, स्मूथ चपटी रेती, यहाँ पर देती नहीं है रेती है, तो इसको आप सही कर लेना। तो यहाँ पर से जो आपका आंसर आएगा वह सी ऑप्शन आएगा, ऑयल स्टोन। ऑयल पत्थर होता है, तेलीय पत्थर, ठीक है, तो ऑयल स्टोन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है वह किन 3 चीजों से मिलकर बनता है। परमाणु के अंदर होती है नाभिक, नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होने चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमिगत लाइन के लिए सुरक्षित होती है। भूमिगत लाइन किनके लिए सुरक्षित होती है, केवल मनुष्य के लिए, केवल पशुओं के लिए, केवल पक्षियों के लिए, या सभी जीवों के लिए। तो सभी जीवों के लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है किरचॉफ का नियम है। यहाँ पर किरचॉफ के नियम के बारे में पूछा गया है। क्या विद्युत धारा नियम है, वोल्टेज नियम है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ के नियम दोनों के लिए लागू होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिएबिलिटी का मात्रक क्या है। परमिएबिलिटी का यहाँ पर मात्रक पूछा गया है, तो क्या एम्पियर टर्न, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, जो कि है इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मोटर में स्टार संयोजन तक किए जाते हैं। मोटर में स्टार संयोजन तक किए जाते हैं, यानी कि मोटर में स्टार संयोजन जो किए जाते हैं वो कितनी एचपी तक किए जाते हैं, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 10 एम्पियर, सॉरी 3 एचपी। तक स्टार संयोजन किए जाते हैं मोटर में। 3 एचपी की जो मोटर होती है वहां तक क्या किया जाता है, स्टार संयोजन किया जाता है, बाकी डेल्टा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 81 नंबर का, जो कि है भारत में सिंगल फेज वाली घरेलू एसी आपूर्ति वोल्टेज है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में, यानी कि अपने देश में जो घरों में एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई जो आती है घरों में, वह कितने वोल्टेज वाली आती है, कितने वोल्ट एसी सप्लाई अपने घरों में आती है। तो क्या 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, या 550 वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो भी आंसर हो वह आपको कमेंट में लिखना है। इसका जो आंसर है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, और अपने 1-2 मित्रों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।